हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस में, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए और लेखपाल के एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं पर्यावरण और आपदा प्रबंधन की क्लास। और आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि प्रदूषक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। साथ ही साथ ये जो सेशन होता है हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्फोग्राफिक और साथ ही साथ बेहतरीन 3D इमेजेस से करते हैं, जिससे आपको चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, रटनी नहीं पड़ती, समझने में मुश्किल नहीं होता। ऑटोमेटिक क्लास अटेंड करते ही आपके अनकॉन्शियस माइंड में पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो सेव हो जाता है। साथ ही साथ कंटेंट को और भी सुदृढ़ करने के लिए और भी बेहतर तरीके से आपके अनकॉन्शियस माइंड में फिट करने के लिए हम लोग जो है पीवाई की क्वेश्चन को भी करते हैं। जितने भी पीवाई की क्वेश्चन इस सेशन से पूछे गए हैं वो सभी को हम कंप्लीट करते हैं, जिससे जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा ये क्वालिटी कंटेंट है, वो और भी आपके माइंड में अच्छे से सेव हो जाए। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जैसे ही पूछा जाए बिल्कुल आप सही ये आंसर कर सकें। ठीक है। और यहाँ से लेखपाल में 10 क्वेश्चन के आसपास मतलब कि 10 क्वेश्चन पूछा जाना है। साथ ही साथ और भी एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पर भी आपको 1 से 2 नंबर देखने को मिल सकता है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को, जो कि हम इससे पहले भी कई क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, जिसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो सिलेबस है बहुत ही जल्द इसका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे साइंस और टेक, बहुत ही कम समय में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और क्वेश्चन के साथ हम करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद हम लेकर आएंगे, जैसे ही ये सब्जेक्ट खत्म होता है तुरंत हम लेकर आएंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर। फिर उसके बाद हम जो है लेकर आएंगे, जो हमारी अगली क्लास होगी रिवीजन के लिए वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर आएंगे। मतलब कि जो आपका क्वेश्चन आने की संभावना होगी वो 80 से 90% उसी वन लाइनर में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कम समय में हम बेहतरीन रिवीजन कर रहे होंगे। साथ ही साथ इसके अलावा हमारी और भी 2 क्लासेस चलती है, 2 सेशन होता है, उसको भी अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1 बजे जो आपका सेशन होता है बिल्कुल ही इन्फोग्राफिक तरीके से हम करते हैं यूपी जीके को, बिल्कुल माइंड मैप के जरिए ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेव होता रहता है। साथ ही साथ हम करते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से हम करते हैं कंप्यूटर की क्लास, जो आपको मिल जाती है 7 बजे। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जबरदस्त क्लास को, जो कि है प्रदूषक पर। मतलब आज हम देखेंगे प्रदूषण। ठीक है। तो अगर हम बात करें, मुख्यतः जो प्रदूषण है वो 4 प्रकार के प्रदूषण हमें दिखने को मिलता है। एक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अगर हम बात करें कि इनके स्रोत, तो इनके 2 तरीके के स्रोत हैं। सबसे पहले एक तो जो हमें डायरेक्ट मिल जाता है ना, जो हमें प्रकृति में डायरेक्ट मिल जाएगा। दूसरा हमें किसी और रूप में मिलेगा, लेकिन प्रकृति में आने के बाद किसी और के साथ जो है मिक्सचर होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हानिकारक प्रदूषण बन जाएगा, हानिकारक प्रदूषक बन जाएगा। क्लियर है? अभी बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है अपघटन के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा है, हमने जो है 2 भागों में बांटा है। पहला, स्रोत के आधार पर हमने प्रदूषक को 2 भाग में बांटा है ना। स्रोत के आधार पर 2 प्रकार के प्रदूषक हमने देखा, कौन कौन सा, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक वे होते हैं जो सीधे हमें प्रदूषक के रूप में मिलते हैं, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला SO2 जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जो आपके वाहनों से निकलता है, ये सब बहुत ही खतरनाक होते हैं। इन्हें किसी और गैस के मिलाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही जहरीले और खतरनाक टॉक्सिक होते हैं। क्लियर है? दूसरा जो है, जो मिलने के बाद बनता है, जैसे हमारा O3 हो गया, स्मोक हो गया, एसिड रेन हो गया, ये सभी ऐसे नॉर्मली नहीं होता। जैसे ही आपका SO2 निकलेगा वो वायुमंडल में जाने के बाद, नमी मिलने के बाद एसिडिक रेन करेगा। ये क्या है? ये मिलने के बाद हानिकारक बनता है, वायुमंडल में आने के बाद, आपके पर्यावरण में आने के बाद हानिकारक बन जाता है। क्लियर है? दूसरा हमारा है अपघटन के आधार पर। अपघटन के आधार पर कितने भाग हैं? याद रखिएगा 2 भाग हैं। कौन कौन से? पहला है जैविक अपघटनीय और दूसरा है अजैविक याद रखिएगा अजैविक
अपघटनीय। हमें पता है कि जितने भी वायुमंडल में, जितने भी पर्यावरण में सड़े गले पेड़ पौधे और जीव होते हैं, जो हमारे कवक कवक होते हैं, वो सभी क्या करते हैं, कवक जीवाणु होते हैं, उन्हें उन्हें अपघटन कर देते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं, अपघटन करके मिट्टी में मिलाने का काम कर देते हैं। क्लियर है? लेकिन तो जो मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, जैसे कि अगर हम अपने प्रकृति में अगर हम कागज फेंक दें बाहर, है ना, इसके अलावा गोबर फेंक दें, है ना, लकड़ी फेंक दें, तो ये सब क्या है, ये सब कुछ समय बाद आप देखेंगे तो अपघटन हो जाएगा, गायब हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है? लेकिन कुछ समय के लिए कचरा जरूर दिखाई देगा, लेकिन कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है? जो जीवाणु होंगे उसे इसे जो है नष्ट कर देंगे। लेकिन जो आप पर्यावरण में फेंक देते हैं, प्लास्टिक, डीडीटी, पारा और इसके अलावा नायलॉन नायलॉन के जो रेसे फेंक देते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी मिट्टी में नहीं मिलते। जो हमारे जीवाणु होते हैं, अपघटक होते हैं, वो इन्हें मिट्टी में नहीं मिला पाते, इसे पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर पाते, तो ये क्या रहता है, ये जो है ऐसे बाहर पड़ी रहती है, गैस को प्रोवाइड करता रहता है, गैस छोड़ती रहती है। क्लियर है? तो हमने यहाँ से पूरे जो कंटेंट है, पूरा जो हमारी आज की क्लास है, उसका सार हमने देख लिया पहले ही। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि जो हमारा वायु है कि उसके कितने भाग, एक सेकेंड, चलिए अगर हम बात करें कि यहाँ से देखिए भाई, ये है हमारा आगे। चलिए अगर हम प्रदूषक की परिभाषा की बात करें तो वे हानिकारक पदार्थ या फिर तत्व जो हमारे प्रकृति पर्यावरण को दूषित करते हैं, क्या कहलाएंगे, प्रदूषण कहलाएंगे। अगर इसके हम वर्गीकरण की बात करें तो प्रदूषकों को उनके उत्पन्न के आधार पर, उनके नष्ट होने के आधार पर और उनके अपघटन के आधार पर बांटा गया है। पहला, उनके उत्पन्न के आधार पर, भाई साहब कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं ये पोल्यूशन, साथ ही साथ ये अपघटन हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, इसके आधार पर इनको बांटा गया है। ये पदार्थ सीधे तौर पर पेड़ पौधे जीवों के अस्तित्व को संकट में लाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम समझ लेते हैं कि प्रदूषक के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा 4 प्रकार होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन से, हमने अभी देखा। एक वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण मतलब कि जब हमारी जो हवा है वो जहरीली हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा। जल प्रदूषण, जितने भी हमारे पानी के स्रोत हैं वो क्या हो जाएं, वो टॉक्सिक हो जाएं, वो दूषित हो जाएं। क्लियर है? मृदा प्रदूषण क्या होता है, मृदा प्रदूषण में जो है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट होने लगती है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, जब अत्यधिक शोर के कारण हमारे शरीर को क्षति पहुंचने लगे तब क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। क्लियर है? सबसे पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, प्राथमिक प्रदूषण के बारे में। प्राथमिक प्रदूषण मतलब कि उत्पन्न के आधार पर प्राथमिक प्रदूषण। प्राथमिक प्रदूषण मतलब कि वे प्रदूषण होते हैं जो सीधे कहीं ना कहीं किसी सोर्स से निकलते हैं और वायुमंडल में फैलते हैं और हमें क्या करता है कि प्रकृति को दूषित करते हैं। क्लियर है? तो देखेंगे वे प्रदूषक जो सीधे स्रोत से निकलते हैं और बिना किसी बदलाव के, बिना किसी और भी गैस को मिक्सचर किए बिना पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है? जैसे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, आपके कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है, ये सभी वो गैसें हैं जो आपकी फैक्ट्री से, आपके बाइक के साइलेंसर से, यहाँ सभी से क्या होता है, निकलता है और डायरेक्ट ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसने जो है और भी किसी गैस की, जलवाष्प की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में क्या है, इनफ है। ठीक है? इसके अलावा कारखानों में से जो है एक और चीज निकलता है, एस फ्लाई, क्या है, फ्लाई एश निकलता है। मतलब फ्लाई एश क्या है, एक तरीके की, अगर आपके आसपास किसी ने कभी टायर को जलाया होगा तो टायर के जलाने के बाद जो है बहुत सारे छोटे छोटे रोमे जैसे ऐसे उड़ते रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, इसे ही कहते हैं फ्लाई ऐश। मतलब जो राख होती है जब वो उड़ने लगता है उसे ही कहते हैं फ्लाई ऐश। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने देखा प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो डायरेक्ट वायुमंडल में आते हैं और वायुमंडल को, पर्यावरण को जो है दूषित करने लगते हैं। इन्हें किसी और वाहक की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? चलिए द्वितीय प्रदूषक की अगर हम बात करें कि दूसरा लेवल वाला जो हमारा सेकेंडरी प्रदूषण होते हैं वो क्या है, आगे देखते हैं। पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, याद रखिएगा, प्राथमिक प्रदूषकों की आपस में पर्यावरण के अन्य अपघटकों के साथ अभिक्रिया करने पर, याद रखिएगा, जो दूसरा प्रदूषक होता है वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्रिया करके तब टॉक्सिक बनते हैं। मतलब जो हमारे प्राथमिक प्रदूषक हैं
और जो द्वितीयक प्रदूषक हैं, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनते हैं, एक तीसरा प्रदूषक बनता है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। क्लियर है? चलिए, जैसे कि अगर हम बात करें, जो हमारा गैसों के मिलने से क्या बनता है, O3 बनता है। कई गैसों के मिलने से क्या बन गया, ओजोन बन गया, है ना। इसके अलावा धुआं और कोहरे से बना हुआ क्या बन गया है, स्मॉग बन जाता है। किसके किसके मिलने से, धुआं, याद रखिएगा, धुआं और कोहरा के मिलने से क्या बन गया, स्मॉग बन गया। ये भी कहीं ना कहीं हानिकारक हो गया हमारे लिए। और बात करें, रासायनिक अभिक्रिया से बनने वाले जो हमारा ये जो सबसे पहला नंबर ये है, चलिए ये दूसरा है, चलिए, और ये है तीसरा। चलिए, अगर हम बात करें कि रासायनिक अपक्रिया से बनने वाला पैन मतलब पैरो ऑक्सलेटरी जो है नाइट्रेट, जो हमारा ये है पैरो ऑक्सलेटरी नाइट्रेट, ये जो है इमारतों और फसलों को नष्ट करने वाली अम्ल एस्टिक रेन का वर्षा करती है। याद रखिएगा, आगे चलते हैं। मतलब ये जो एस्टिक रेन की वर्षा होती है, ये भी द्वितीयक प्रदूषक का ही एग्जाम्पल है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए, अगला हमने कौन सा श्रेणी देखा था, हमने देखा था अपघटन के आधार पर। एक, सबसे पहला अपघटन के आधार पर कितने होते हैं, दो होते हैं। सबसे पहले वे पदार्थ जो कवक और बैक्टीरिया के द्वारा मिट्टी में मिलाए जा सकते हैं, उनका अपघटन किया जा सकता है। दूसरा कौन सा है, जिन्हें जो है अपघटन नहीं किया जा सकता। जैसे अपघटन करने वाले कौन है, जैसे पुराने फटे पत्ते हो गए, लकड़ी हो गया, है ना आपका, और क्या हो गया, गोबर हो गया, ये सभी क्या है, मिट्टी में मिलाए जा सकते हैं, अपघटन हो सकता है इसका। लेकिन जो आपकी प्लास्टिक की बोतल है, पॉलीथीन है ना, इसके अलावा जो है नायलॉन हो गया, ये सभी मिट्टी में नहीं मिलाए जा सकते हैं। ये सभी क्या होते हैं, हमेशा के लिए प्रदूषक के रूप में जो है प्रकृति में मौजूद होते हैं। चलिए, जैव अपघटनीय वे प्रदूषक जिनका पर्यावरण में मौजूद प्राकृतिक जीवाणु और साथ ही साथ जो कवक अपघटन संभव हो सके, वो क्या होते हैं, वो होते हैं जैव अपघटनीय। क्या होते हैं, जैव अपघटनीय प्रदूषक। क्लियर है? चलिए, इनमें जैसे घर से निकलने वाला जो कचरा होता है, सीवेज, सड़ने और गलने वाले जैसे जैविक कचरा हो गया, ये सभी इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। इसके साथ साथ जो मतलब ये सभी क्या है, कचरे के प्रकार हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो भी आपका पशु का गोबर निकलता है, जो भी कागज होता है, प्रकृति में जो लकड़ी टूट कर गिर जाती है, ये सभी क्या होता है, आसानी से अपघटन हो जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जैव अपघटनीय के आधार पे दो होते हैं। एक, जैव अपघटनीय प्रदूषक होते हैं, मतलब वे प्रदूषक होते हैं जिनका आसानी से अपघटन किया जा सकता है, जो जीवाणु और कवक होते हैं आसानी से अपघटन कर सकते हैं, वे कहलाते हैं। अगर हम बात करें कौन से कचरे का प्रकार होता है, घर से निकलने वाला जो हमारा सीवेज कचरा होता है, सड़े गले जैविक कचरा होता है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। और बात करें कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे पशु का गोबर हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, ये सभी जैव अपघटनीय का एग्जाम्पल है। आगे अगर हम बात करें जैव अनअपघटनीय की बात करें, किसकी, जैव अनअपघटनीय की बात करें, तो ये वे कचरे होते हैं जो आसानी से नष्ट नहीं होते, या फिर जो हमारे कवक बैक्टीरिया होते हैं उस मतलब इस कचरे को जो है नष्ट नहीं कर पाते, मिट्टी में नहीं मिला पाते। तो ये कौन से होते हैं, जैसे आपका हो गया प्लास्टिक, पॉलीथीन कभी न गलने वाला, याद रखिएगा। इसके अलावा पारा हो गया, ये भी कभी कभी आपका जैविक रूप से नहीं अपघटन होता। डीडीटी कभी अपघटन नहीं होता, एल्युमिनियम कभी अपघटन नहीं होता। जो हमारा कपड़े में जो इस्तेमाल होता है नायलॉन, ये भी कभी अपघटन नहीं होता है, इसका भी कभी अपघटन नहीं होता है। ये सभी वे कचरे हैं जो हमेशा के लिए आपके पर्यावरण में पड़े रहेंगे और आपके पर्यावरण को दूषित करते रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि वायु पोल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा सबसे पहला है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण की बात करें, जब भी वायु में अवांछित पदार्थ आ जाएगा और आने के बाद वायु की गुणवत्ता में जो कमी आ जाती है, उस तब क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे वायु प्रदूषण हो गया है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे ही कहेंगे वायु प्रदूषण। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे कि मानवीय कारण क्या क्या है वायु प्रदूषण के। तो याद रखिएगा, जो भी वाहन से धुआं निकलता है, जीवाश्म ईंधन के जलने से जो दहन करने से जो धुआं निकलता है, औद्योगिक उत्सर्जन जो होता है, जो हमारी झूमिंग के खेती है, झूम खेती है, याद रखिएगा, इससे को जलाने के बाद जो धुआं निकलता है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, इन सभी से
वायु प्रदूषण होता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम प्राकृतिक कारण की बात कर लें तो कौन सा है वायु प्रदूषण होने का, तो याद रखिएगा जैसे आपका ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी फूटने के बाद इसमें बहुत सारे जलवाष्प और मीथेन, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। ये सभी भी क्या है, ये सभी भी एक बड़ा एग्जाम्पल है वायु प्रदूषण का। साथ ही साथ वनों में जब अचानक से लिया आग लग जाती है, जैसे आपके अमेजन के जंगल, ये सभी आपस में हवा चलने पर घर्षण होता है, घर्षण के कारण इन जंगलों में आग लग जाती है। आग लगने के बाद बहुत ही अधिक मात्रा में धुआं निकलता है, जो कि वायु प्रदूषण का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण माना जाता है, प्राकृतिक उदाहरण माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। चलिए, अगर हम कुछ वायु प्रदूषण को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही खतरनाक होता है। कैसे? अगर हम बात करें, सबसे खतरनाक गैस माना जाता है। क्यों? ये खतरनाक वायु प्रदूषक है, याद रखिएगा। इसकी इसकी प्रकृति याद रखिएगा, दम घोटू गैस भी कहा जाता है। इसकी जैसे प्रकृति है, मतलब इसका जैसे लक्षण है, इसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। कहे कहा जाता है क्योंकि ये जो है रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ बहने लगता है और ऑक्सीजन को प्रवाह को रोक देता है और सांस लेने में समस्या होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इसे दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से निकलता है? ये आपके जो वाहन होता है वहां से निकलता है। याद रखिएगा, जो वाहन में साइलेंसर होता है वहां से ये निकलता है ना। इसके साथ साथ कोई भी ईंधन है वो अगर अधूरा जला हुआ है तब ये निकलेगा, है ना। अधूरा जल के अकेले ही सुलग रहा है तब ये निकलेगा। इसे दमघोटू गैस काहे कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि रक्त में क्या करता है, ये मिल जाता है और हीमोग्लोबिन के साथ बहने लगता है और ऑक्सीजन के परिवहन को बहुत ही धीमे कर देता है, जिसके कारण सांस लेने में समस्या होने लगती है और दम घुटने लगता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा जो अगला प्रदूषक है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बेहतर होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, पृथ्वी पर तापमान को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन हम कुछ ऐसे कारकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो रही है वायुमंडल में, जिसके कारण पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो आवश्यकता से अधिक हो जा रहा है। आवश्यकता से जब अधिक हो जाएगा तब यहाँ पर रहना संभव नहीं हो पाएगा या रहने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होगी। चलिए हम बात करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, छोटे छोटे धूल कण, ये सभी ऐसे वायुमंडल में मौजूद रहते हैं। ये देखिए, ये सभी क्या है, ये सभी मौजूद हैं। जब सूर्य की किरण पृथ्वी तक वापस आती है तब क्या होता है, इसके अंदर गर्मी होती है। सूर्य की किरण में गर्मी तो होगी ही, है ना। 8 मिनट 52 सेकंड में यहाँ पर आएगा और इसके साथ साथ इसमें गर्मी होगी। तब यह पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस जाने का प्रयास करेगा। यहाँ से टकराएगा और वापस जाएगा। वापस जाते समय ये किससे टकरा जाएगा? ये टकरा जाएगा CO2 से। किससे टकरा जाएगा? CO2 से टकराएगा और फिर पृथ्वी पर वापस आएगा। फिर ये वापस जाने की सोचेगा, फिर ये CO2 से टकरा जाएगा, फिर वापस पृथ्वी पर आएगा, फिर CO2 से टकरा जाएगा, फिर वापस आएगा पृथ्वी पर, फिर ये अपन वापस चला जाएगा। क्लियर है? लेकिन सोचिए कि यही CO2 की संख्या खूब सारा बढ़ जाए, खूब और आ जाए, तब क्या होगा? फिर ये जो वापस चला गया तो ये वापस नहीं जाएगा, फिर ये जो है CO2 से टकरा जाएगा, फिर पृथ्वी से टकराएगा, फिर CO2 से टकराएगा, फिर पृथ्वी से टकराएगा, फिर CO2 से टकराएगा। इस तरह ये क्या करेगा, पृथ्वी का जो सरफेस है उसका तापमान बहुत ही बढ़ा देगा। जब तापमान बढ़ा देगा तो रहने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होने लगेगी। तब ये क्या बन जाएगा? तब ये कार्बन डाइऑक्साइड एक हानिकारक प्रदूषक बन जाएगा। देखिए, एक हो गया प्रदूषण, याद रखिएगा, एक हो गया प्रदूषण और एक हो गया प्रदूषक। तो जो प्रदूषण होता है, पहला वाला जो प्रदूषण होता है, ये क्या होता है? ये होता है जो प्रदूषण फैल गया हो, मतलब रिजल्ट, है ना। और दूसरा जो प्रदूषक होता है ये होता है आपका नंबर। क्या होता है? आपके मार्क्स, आपके नंबर होते हैं। तो ये सब जुड़कर क्या बनते हैं? आपका रिजल्ट बनता है। और रिजल्ट क्या है? आपका प्रदूषक। मतलब ये सब जब मिल जाते हैं तो जो पोल्यूशन होता है, जो प्रदूषण फैल जाता है, उसे कहते हैं प्रदूषण। और जिसके कारण फैलता है वो कहलाता है आपका प्रदूषक। तो अगर हम बात करें, आपने मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इन सभी में आपने नंबर पाया है 40 नंबर, 50 नंबर, है ना, 35 नंबर, है ना, और इसके अलावा 20 नंबर। तो ये क्या हो गए? ये हो गए आपके प्रदूषक। जैसे आप CO2, O2, H2, NH3, NH4, है ना, ये सभी क्या हो गए? ये सभी हो गए प्रदूषक।
इन सभी के मिलने से क्या बनेगा आपका, इन सभी के मिलने से क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा। क्या बनेगा, RULT, रिजल्ट बनेगा। और इन सभी के मिलने से क्या बनेगा, प्रदूषक बनेगा। क्या बनेगा, प्रदूषण बनेगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। हम बात कर रहे थे किसके, हम बात कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो याद रखिएगा यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है जो कि प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का तापमान बनाए रखने के लिए बहुत ही कामगर है। याद रखिएगा। उत्सर्जन के स्रोत की बात करें कि इसका मुख्य स्रोत जो है पेट्रोल और कोयला जैसे जीवाश्म का दहन, इन सभी से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। साथ ही साथ जो जीव होते हैं ये सभी क्या करते हैं, श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है कि जब भी इसकी अधिकता होगी तब वायुमंडल में क्या हो जाएगा, वैश्विक ताप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रदूषक कौन सा है, मतलब अगला हम नंबर किस में पाए हैं, मान के चलिए इंग्लिश में। इंग्लिश, तो भैया इंग्लिश में कितने नंबर पाए हैं, 35। तो उसी तरह अगला प्रदूषक हमारा कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा प्रदूषक है जो कि देखते हैं, यह गैस मुख्य रूप से तेल रिफाइनरी और कारखानों में जीवाश्म ईंधन के भारी मात्रा में जलने से उत्पन्न होता है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, ये कैसे प्राप्त होता है, तेल रिफाइनरी और कारखानों में जो जीवाश्म ईंधन जलता है उससे हमें प्राप्त होता है। क्लियर है। आगे देखते हैं। अगर हम बात करें जो सबसे मेन कारण है अम्लीय वर्षा का, वो कौन सा है, ये SO2। सल्फर डाइऑक्साइड मेन कारण होता है अम्लीय वर्षा का। जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिलती है तो नमी प्राप्त कर लेती है। जब भी ये नमी प्राप्त करेगी तब वर्षा होगा, और कैसी वर्षा होगी, एसिडिक रेन होगी, मतलब अम्लीय वर्षा होगी। इसी के कारण जो हमारे सफेद संगमरमर वाली इमारतें हैं वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है पीला, वो पीला पड़ते जा रहा है। जैसे कि हमारा जो ताजमहल है वो सफेद संगमरमर का बना हुआ है और वो पीला पड़ते हुए चला जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। तो अगला हमारा प्रदूषक है मैथ। मैथ मतलब मीथेन हो गया, क्या, मैथ हो गया, है ना। मैथ में कितने नंबर पाए हैं, 40 नंबर। तो अगला हमारा प्रदूषक हो गया मीथेन। क्लियर है। तो याद रखिएगा दूसरी सबसे प्रमुख और प्रकृति ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, हमारा मीथेन, CH4। याद रखिएगा, उसमें शायद हम NH4 लिख दिए थे, CH4 है। क्लियर है। चलिए आगे हम बात करें मीथेन, CH4 दूसरी सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, और दलदली इलाकों में ये मिलने के कारण इसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा इसे मार्स गैस के नाम से जानते हैं। जो भी दलदली इलाका होता है आपका, जो गढ़वा होता है ना, आपका जो दलदली इलाका हो गया जहाँ पर कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर गोबर बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा जो भैंसें जुबाली करती हैं, मतलब जिसको कहते हैं पागुर करना, भैंसें क्या करती हैं, जल्दी जल्दी बहुत सारा खा लेती हैं, खाने के बाद वो अंदर से निकाल निकाल कर उनको चबाती हैं, तो उसे कहते हैं जुबाली। तो ये जुबाली में भी कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। क्लियर है। इसके अलावा कोयले के खदानों से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। कचरे के ढेर से, गीले कचरे के ढेर से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। क्लियर है। चलिए देखते हैं इनके स्रोत कौन कौन से हैं। जो भी जितने भी दलदलीय क्षेत्र हैं, धान के खेत हो गया, दीमक की बौबी हो गई, ये सभी से क्या निकलता है, ये सभी से मीथेन गैस निकलती है। ठीक है। और बात करें तो पशुओं की जुबाली से, याद रखिएगा, और कोयले की खदानों से और कचरों के ढेर से क्या निकलता है, यही गैस निकलता है। क्लियर है। भारी मात्रा में उत्सर्जन होता है। चलिए और भी अगर हम प्रदूषक की बात कर लें, हमारा साइंस की, साइंस में कितने नंबर पाए हैं भैया, 35 नंबर। चलिए देख लेते हैं। CFC की बात करें तो याद रखिएगा CFC जो है आपके रेफ्रिजरेटर और AC से निकलती है। हमारी जो ओजोन परत है, याद रखिएगा, जो हमारी समताप मंडल में जो हमारी ओजोन परत है उसे क्या कर देती है, CFC जो है उसे हानि पहुंचाती है। हानि का मतलब है उसे कमजोर कर देती है। कमजोर करने के बाद उसमें छिद्र होने का चांस बढ़ जाता है। अगर इस पर जो हमारी ओजोन लेयर है अगर उसमें छिद्र हो गया तो छिद्र होने से जो हमारे सूर्य की UV रेस है, याद रखिएगा UV रेस वो डायरेक्ट हमारे कहाँ पर पड़ेगा, हमारे स्किन पर पड़ेगा, और स्किन पे पड़ने के कारण हमें स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्लियर है। चलिए इसके अलावा और क्या होता है वायुमंडल में, इसके अलावा जो है कुछ छोटे छोटे बारीक बारीक कण होते हैं। अगर हम उन कणों की बात करें तो याद रखिएगा इन्हें कहते हैं SPM। क्या है, SPM कहते हैं। SPM क्या है, SPM जो है एक सॉलिड माइक्रो पार्टिकल्स है, मतलब छोटे छोटे कण जो मौजूद होते हैं वायुमंडल में, वो भी हमें क्या प्रभावित करते हैं, हाँ सर,
वो भी हमें बहुत ही घातक रूप से प्रभावित करते हैं। हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें जाकर जमा हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे खतरनाक कौन सा कण है? पीएम 2.5। क्या है? पीएम 2.5 सबसे ज्यादा, एसपीएम सबसे ज्यादा खतरनाक है। याद रखिएगा, ये जो है 2.5 माइक्रोमीटर छोटा होता है, जो सीधे श्वसन संबंधित बीमारियां उत्पन्न करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो एक बार हम क्या करते हैं, स्पीड में हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो हमारे माइंड में इधर उधर टहल रही हैं चीजें वो बिल्कुल क्रम से बिल्कुल सेट हो जाए, है ना। प्रदूषक, 4 प्रदूषक होते हैं, वायु, जल, मृदा और ध्वनि। स्रोत के आधार पर 2, एक हो गया स्रोत के आधार पर प्रदूषक, एक हो गया अपघटन के आधार पर। स्रोत के आधार पर 2 है, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। प्राथमिक जो है वो जो सीधे सीधे निकलते हैं फैक्ट्री से और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे आपका ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, है ना। साथ ही साथ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, है ना। ये सभी सीधे स्रोत से निकलते हैं। ये द्वितीयक क्या होते हैं? ये अभिक्रिया करते हैं, बाहर आकर अभिक्रिया करेंगे और पर्यावरण को दूषित करेंगे। जैसे आपका हो गया O3 स्मोक हो गया, है ना, एसिड रेन हो गया। जैसे ही आपका SO2 निकला फैक्ट्री से, निकलने के बाद ये कहाँ चला गया? ऊपर वायुमंडल में चला गया, और किसमें मिल गया? जलवाष्प में मिल गया। जलवाष्प में मिलने के बाद ये क्या किया? एसिडिक रेन किया। एसिडिक रेन जैसे ही हुआ, जो भी हमारे पास सफेद संगमरमर था, सफेद संगमरमर वो क्या होने लगा? वो पीला होने लगा। क्लियर है? अगला है जैविक आधार की बात करें तो जैव अपघटनीय और अन अपघटनीय, मतलब जो जीव के द्वारा, कवक और बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन करके मिट्टी में मिलाया जा सके वो जैव अपघटनीय प्रदूषक हैं, और जो न मिलाया जा सके वो जो है सबसे खतरनाक प्रदूषक होते हैं, जैसे प्लास्टिक, DDT और पारा, है ना। अगर गोबर और कागज की बात करें तो ये आसानी से जो है मिल जाएगा। आगे थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। आगे रिवीजन के नाम पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, याद रखिएगा, ये दमघोटू गैस के नाम से हम इसे जानते हैं। ये वाहनों के धुएं से निकलता है, इसे हम दमघोटू गैस के नाम से जानते हैं। काहे हम इसे दमघोटू गैस के नाम से जानते हैं? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ रक्त में मिलकर ऑक्सीजन की फ्लो को रोक देता है, जिससे दम घुटने लगता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये कहाँ से निकलता है? रिफाइनरी से निकलता है, याद रखिएगा। ये क्या करता है? ये जो है जलवाष्प के साथ मिलकर वर्षा करता है, और जिसके कारण जो हमारा सफेद संगमरमर है वो पीला होते जा रहा है। इसके अलावा जो है हमारा CO2 और CH4, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये क्या है? ये है ग्रीन हाउस गैस। सबसे नंबर 1 पर कौन आता है? CO2 आता है। नंबर 2 पर मीथेन आता है। क्लियर है? चलिए, ये क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि हमारी पृथ्वी की जो सतह है वहां पर और भी ज्यादा हीट प्रोवाइड कर देता है। अगला है हमारा CFC और ESPM। ये जो है रेफ्रिजरेटर से निकलता है, और ESPM क्या है? ये है सूक्ष्म कण। देखते हैं ये क्या करता है। जो हमारा CFC है वो ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, और जो हमारा ये सूक्ष्म कण है वो श्वसन रोग उत्पन्न करता है। क्लियर है? अब हम कर लेते हैं कुछ PYQ क्वेश्चन, जिससे हमें ये पता चल जाए कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हमारा ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन जो है पर्यावरण मतलब पर्यावरण प्रबंधन और मतलब पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से आने वाला है। क्लियर है? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि पर्यावरण में होने वाले अवांछित परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब, जो अवांछित परिवर्तन होता है पर्यावरण में उसे हम कहेंगे, मतलब जो हानिकारक परिवर्तन होगा वो कहेंगे पर्यावरण प्रदूषक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है? तो जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं वो क्या होते हैं? वो डायरेक्ट हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ये क्या होता है? ये डायरेक्ट आपके कहाँ से निकलता है? ये आपके साइलेंसर से निकलता है, आपके बाइक के साइलेंसर से निकलता है, और डायरेक्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे देखते हैं। इन्हें किसी वाहक की जरूरत नहीं होती। ओजोन की बात करें तो ओजोन को किस प्रकार के प्रदूषक श्रेणी में रखा गया है? तो ओजोन को जो है किस प्रकार के प्रदूषक श्रेणी में रखा गया है? द्वितीय प्रकार के प्रदूषक श्रेणी में रखा गया है। कैसे? ये जो है निकलता है, निकलने के बाद ये 4-5 गैसों का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। अगला है हमारा तो प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो हमारी फैक्ट्री, रिफाइनरी वहां से निकलता है और डायरेक्ट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जैसे SO2, जैसे CFC, जैसे आपका हो गया CFC वगैरह, ये सभी डायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। अगला है स्मॉग का मुख्य घटक क्या है? तो स्मॉग जो है धुंध और कोहरा से मिलकर बनता है। किससे? धुंध और कोहरा से मिलकर बनता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि जो हमारा पैन है,
पायरोडॉक्स, याद रखिएगा कौन सा है, जो हमारा पैन है ये है ये कहाँ गया, रुकिए पहले पेन सिलेक्ट कर लें, 1 मिनट। चलिए, ये हमारा पैन है। पायरोक्सिक नाइट्रेट जो है ये पर्यावरण में क्या है, तो याद रखिएगा ये पर्यावरण में एक कौन सा प्रदूषक है, तो याद रखिएगा ये जो है द्वितीयक प्रदूषक है। क्या है? द्वितीयक प्रदूषण प्रदूषक है। ये जो है कई और भी गैसों से मिलकर तब ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर है? इनमें से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है, मतलब जैव अपघटनीय का मतलब है कि पर्यावरण में ये जो है, जो हमारे कवक और शैवाल होते हैं, कवक और जीवाणु होते हैं, वो इन्हें अपघटन करके मिट्टी में मिला सकते हैं। तो कौन है? नायलॉन बिल्कुल नहीं मिलाएगा, प्लास्टिक नहीं मिलाएगा, पारा नहीं मिलाता है, डीडीटी नहीं मिलाता है ना, डीडीटी जो है ये भी नहीं मिलाता है। क्या मिलाएगा? लकड़ी मिलाएगा, इसके अलावा गोबर मिलाएगा, इसके अलावा कागज मिलाएगा। ये सभी जो है, ये सभी कचरे के रूप में अगर बाहर फेंक देंगे, कुछ समय बाद जो हमारे जीवाणु और विषाणु, जो हमारे जीवाणु होते हैं, जो हमारे कवक होते हैं, वो इन्हें मिट्टी में मिला देते हैं, इसका अपघटन कर देते हैं। मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्लास्टिक व्लास्टिक है ये आपके पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से अपघटन मतलब अपघटित नहीं होती है? तो अपघटित कौन सा नहीं होता? गोबर हो जाता है ना, जो आपका सीवेज कचरा है ये हो जाएगा, कागज हो जाएगा। लेकिन जो ये डीडीटी है ये अपघटित नहीं होगा, याद रखिएगा डीडीटी। इसके अलावा और कौन सा नहीं अपघटित होगा? आपका जो होगा अपघटित नहीं होने वाला, वो होगा आपका प्लास्टिक बोतल, इसके अलावा पॉलीथीन हो गया, है ना, ये सब, पारा हो गया, याद रखिएगा पारा हो गया, ये सभी अपघटित नहीं होंगे। एल्युमिनियम हो गया, है ना, ये सभी मिट्टी में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलाया जा सकता। अगला, अगला है हमारा कि पॉलीथीन किस प्रकार का प्रदूषक है? ये जो है अनअपघटनीय है, मतलब ये जैव का अनअपघटनीय श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। इसके अलावा पॉलीथीन के अलावा और क्या आता है? प्लास्टिक आएगा, और क्या आएगा? पारा आएगा, और क्या आएगा? एल्युमिनियम आएगा, और क्या आएगा इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आएगा आपका नायलॉन, नायलॉन से बना हुआ जो कपड़ा होता है वो आएगा। क्लियर है? जैव अपघटनीय में क्या होता है? जो भी चीजें अपघटन कर दी जाए, मिट्टी में मिला दी जाए, वो होता है जैव अपघटनीय कचरा, है ना। इसके अंतर्गत जैसे आएगा आपका गोबर, सीवेज, कागज, लकड़ी, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? जैव अपघटनीय के अंतर्गत आएंगे। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, किस वायु प्रदूषक को दम घोटू गैस भी कहा जाता है? तो दम घोटू गैस किसे कहेंगे? किसे 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 कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसका वाहक क्या है? इसका वाहक है आपके फैक्ट्री से निकलता है, साथ ही साथ आपके जो मोटर बाइक होता है वहाँ वहाँ का जो साइलेंसर होता है वहाँ से भी ये निकलता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, इसका अगर हम इसके अगर हम स्रोत की बात करें तो जितने भी हमारे जीव जंतु है श्वसन क्रिया के दौरान इसको लेंगे, साथ ही साथ हम कुछ भी जैव ईंधन को जलाएंगे तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इसका काम क्या है? इसका काम है जो हमारी पृथ्वी की सतह है वहां पर तापमान को मेंटेन बनाए रखना। लेकिन अधिक हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? हमारी पृथ्वी की सतह बहुत ही गर्म हो जाएगी। आगे चलते हैं। वाहनों के धुओं से निकलने वाली कौन सी गैस रक्त में हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन के परिवहन को क्या करती है? रोक देती है। तो भाई साहब जो हमारा वहां से निकलने वाला है कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है रक्त में मिल जाती है हीमोग्लोबिन के साथ और ऑक्सीजन के फ्लो को रोकती है, जिससे दमघोटू वाला बीमारी हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? CH4 मतलब मीथेन आता है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, ऐतिहासिक इमारतों, विशेषकर जो हमारा ताजमहल है वो पीला पड़ते जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे फैक्ट्रियों से निकलता है और ऊपर जाता है, जैव के जलने से निकलता है। ऊपर जाने के बाद ये जो है जलवाष्प ग्रहण करता है और एसिटिक रेन होता है। कौन सा? एसिटिक रेन होता है, जिसके कारण जो है हमारा जो संगमरमर वाला हमारा क्या है, ये ताजमहल, ये पीला पड़ते हुए जा रहा है। अगला है हमारा कि अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो भाई जो अम्लीय वर्षा होती है वो SO2 और NO2 के कारण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके कारण होता है। SO2 और NO2 के कारण होता है। दलदलीय क्षेत्रों में निकलने वाली जो मार्स गैस होती है किसे कहा जाता है? तो भाई साहब किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। CH4 मीथेन को कहा जाता है।
याद रखिएगा। अगला है हमारा, चलिए अगला है, धान के खेत से कौन सी ग्रीन हाउस गैस निकलती है? तो धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, CH4। ये दूसरे नंबर पर ग्रीन हाउस गैस है। पहले नंबर पर कौन सा है? पहले नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड पहले नंबर पर है। ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही प्रमुख गैस है, कहाँ की? वायुमंडल की, जिसके कारण पृथ्वी की सतह का तापमान बना रहता है। अधिक होने के कारण पृथ्वी की जो सतह है वो अधिक गर्म हो जाएगी। पशुओं की जुगाली से, मतलब पशुओं की जो पेट से निकलती है, जो वो जुगाली करते हैं, मतलब पागुर करते हैं, उसके कारण जो कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, CH4। ये जो है वायुमंडल, वो मतलब कि अगर हम बात करें किसके बारे में, ग्रीन हाउस के बारे में बात करें, तो ये दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट गैस हो जाती है। अगला हमारा कौन सा है? तो देखेंगे, समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलता है आपका रेफ्रिजरेटर से, आपके फ्रिज से और AC से निकलता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें 17, चलिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा अगर हम और बात करें, ये क्या करता है? ये ओजोन परत में छेद कर देता है, जिसके कारण पराबैंगनी सन की जो पराबैंगनी किरण है वो पृथ्वी पे आने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर पराबैंगनी किरण UV रेज जो है हमारे स्किन पर पड़ेगा तो स्किन कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। क्लियर है। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, CFC। कार्बन, नहीं, ये है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? ये ऐसी गैस है जिसे दम घोटू गैस भी कहा जाता है। कहाँ से निकलता है? ये आपके जैविक ईंधन के जलने से और साथ ही साथ आपके मोटर बाइक से ये गैस निकलती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है हमारा CFC गैस जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो गैस है मुख्य रूप से इसका स्रोत कौन सा है? तो रेफ्रिजरेटर और AC फ्रिज से ये निकलती है। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, चलिए, अगला है हमारा, वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म कण जो जो कौन सा है हमारा? SPM। याद रखिएगा, SPM जो हमारा है, मतलब ये पार्टिकुलेट मैटर है। याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से कहाँ, मतलब किस अंग की बीमारी पैदा करता है? तो ये श्वसन बीमारी पैदा करता है। अगला, वायु प्रदूषक के संदर्भ में सबसे खतरनाक कण कौन सा है? PM2.5। कौन सा है? PM2.5। ये सबसे खतरनाक है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ना तो बारीक होते हैं, ये मीडियम में होते हैं, और जो कि हमारे श्वास नलिकाओं के द्वारा हमारे फेफड़े में पहुंच जाते हैं। तो याद रखिएगा, PM2.5 ये बहुत ही खतरनाक कण होते हैं। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, अगला है झूम खेती के मुख्य रूप से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा झूम खेती का? जल प्रभाव नहीं, ध्वनि नहीं, वायु प्रभाव पड़ेगा। याद रखिएगा, वायु में जो है जो टॉक्सिक टॉक्सिक एलिमेंट है वो बढ़ जाएंगे। अगला है हमारा, फ्लाई ऐश किस प्रकार का प्रदूषक है? तो ये कैसा प्रदूषक है? ये प्राथमिक है या द्वितीयक है? भाई साहब, ये प्राथमिक है। इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक होता है। क्लियर है। चलिए, अगला है हमारा, तो द्वितीयक प्रदूषक कौन होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जिनको फैलने के लिए किसी और गैस की आवश्यकता होती है, जलवाष्प की आवश्यकता होती है, किसी और की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारा क्या हो गया? हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो है अम्ल वर्षा बनाता है। कैसे अम्ल वर्षा बनाता है? ये ऊपर जाकर जलवाष्प से मिल जाता है और अम्ल वर्षा बनाता है, एसिडिक रेन बनाता है, जिसके कारण हमारा जो ताज है वो येलो होता जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है, दीमक की बॉबी से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है दीमक की बॉबी से? तो दीमक की जो वो घर होता है वहां से सल्फर गैस, सल्फर नहीं, ये कौन सी गैस है? मीथेन गैस निकलती है। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला है, ओजोन परत के पतले होने से पृथ्वी पर आने वाला जो हानिकारक किरण है वो कौन सी किरण है जिसके कारण त्वचा रोग हो जाएगा, मतलब त्वचा कैंसर हो जाएगा? तो ये है अल्ट्रा वायलेट, UV रेस है। याद रखिएगा, UV रेस। आगे चलते हैं। अगला है हमारा, ज्वालामुखी फटने, ज्वालामुखी विस्फोट से, एक सेकेंड रुकिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाई साहब, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट पर्यावरण प्रदूषण का कौन सा कारक है? तो ये कौन सा है? ये एक प्राकृतिक कारण है। भाई ज्वालामुखी विस्फोट में मानव का कोई हाथ नहीं होता है। अगला है,
इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? तो द्वितीयक प्रदूषण का उदाहरण क्या नहीं है? तो याद रखिएगा, द्वितीयक प्रदूषण मतलब कि वे प्रदूषण जो जो जिनको फैलने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है। मतलब एक गैस हो गया, दो गैस हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? मान के चलिए ये स्मोक बना रहे हैं, है ना। तो इनको फैलने के लिए किसी और वाहक की जरूरत पड़ती है, कोई और गैस की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा, इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण है? याद रखिएगा, तो द्वितीयक प्रदूषण जो है, जो आपका फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश याद रखिएगा, ये द्वितीयक प्रदूषण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लाई ऐश जो है वो वायुमंडल में ऐसे ही फैल जाता है, ऐसे ही नुकसान पहुंचाता है। इसको फैलने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, किसी साथी बराती की जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हमारा, जो पारा है, याद रखिएगा, पारा, एल्युमिनियम, नायलॉन, ये सभी किस श्रेणी में आते हैं? ये सभी जैव अन अपघटन के श्रेणी में आते हैं। अन अपघटन क्या है? तो याद रखिएगा, जो अन अपघटन है वो जो हमारे जीवाणु होते हैं, वो सभी कवक और जीवाणु होते हैं, वो सभी इन पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते। तो जैव अपघटनीय क्या होते हैं? जिनका अपघटन किया जा सकता है, जैसे कि आपका हो गया कोई छोटी रस्सी हो गई, कागज का टुकड़ा हो गया, गोबर हो गया, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी कुछ समय के लिए पृथ्वी के सरफेस पर रहेगा, तो कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन से अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जीवाश्म ईंधन से सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड या उत्पन्न होती है। इसके अलावा और कौन सी उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपके जो बाइक और कार होते हैं उसके साइलेंसर से, मतलब वाहन से भी ये गैस निकलती है। तो क्लियर है? तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों के पास, जिन्होंने लेखपाल की का फॉर्म फिल किया है और लेखपाल बनना चाहते हैं। अपने हाथ में फीता लेकर सामने वाले जिसने कहा था भैया तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उसका अगर खेत आपको नापना है, जिसके अंदर जुनून है, जो चाहता है कि हाँ इस बार हम सिलेक्शन लेंगे, तो उस बच्चे के पास, उस मित्र के पास इसे शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा और कितने नंबर आपके सही हुए हैं। तो चलिए, इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके साथ हमारे और भी जो सेशन चलते हैं, उन सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अपने परिवार दृष्टिकोण क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन, मतलब हमारा जो लक्ष्य है सिर्फ आपका सिलेक्शन है। इसके बाद और भी क्लासेस चलने वाली है, साइंस और टेक की, और इसके साथ साथ करंट अफेयर की, और इन सभी का वन लाइनर रिवीजन हम आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।